इस एडिटोरियल में आप यहाँ पर है, मगर किसी भी यहाँ पर आपको देखिए कि राजनीति में कभी उथल-पुथल और अनिश्चितता की आशंका बनी रहती है, और इस बीच सरकारें बदलती रहती है, मगर किसी भी पार्टी की सरकार की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह जनता की अपेक्षाओं और विकास की कसौटी पर खुद को लोकतांत्रिक और समावेशी साबित करे। ये एडिटोरियल था आपको राजनीति के मुद्दे से आपको उस 1 जुलाई 2022। अभी तक महँगाई और अब पैकेज फ़ीसद कर दिया, बढ़ी हुई दर 18 जुलाई से लागू हो जाएगा। 18 जुलाई 2022 से लागू होगी, यानी इस महीने से ही अब खाने-पीने की तमाम चीज़ों पर लोगों का खर्च और बढ़ जाएगा। अभी महँगाई बढ़ना, देखिए महँगाई बढ़ना तब अच्छा माना जाता है और व्यावहारिक दृष्टि से सरकार और लोगों के तभी लाभकारी होता है जब लोगों के पास रोज़गार हो और नियमित आय के साधन हों, लेकिन आज हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों ख़ास तौर से रसोई के सामान को जीएसटी दायरे में लाना लोगों पर बोझ डालना है। लंबे समय से पेट्रोल, डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने का मामला लटका हुआ है। ये देखिए, अगर ये दोनों उत्पाद जीएसटी के दायरे में आए जाते हैं तो निश्चित ही उनके दाम कम होंगे और महँगाई की दर नीचे आएगी। सरकारें अपना राजस्व बढ़ाएँ, पर आम आदमी की कीमत तो यह नहीं होना चाहिए पर आम आदमी की कीमत पर तो यह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखिए आपको ये 1 जुलाई 2022 का आपको यहाँ पर न्यूज़ है। 1 जुलाई 2022 का आपको कुछ संपादकीय उसको देखते हैं। तो दैनिक भास्कर का आपको यहाँ पर संपादकीय है क्या कि गीग वर्कर्स, आपको दैनिक भास्कर के यहाँ पर संपादकीय आपको है क्या कि गीग वर्कर्स को लेकर नीति आयोग की सराहनीय पहल, यहाँ पर देखिए पहल सराहनीय है। नीति आयोग गीग वर्कर्स को लेकर आप यहाँ पर देखिए इसमें कुछ आपको गीग वर्कर्स को लेकर नीति आयोग की पहल सराहनीय है। संपादकीय यहाँ पर आपको है क्या देखिए टेक्नोलॉजी ने समाज में उपभोग टेक्नोलॉजी ने आपको समाज में पारस्परिक अंतरक्रिया, सामूहिक व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। बेंगलुरु में बैठा व्यक्ति भोपाल में बैठे परिजन के लिए खाना या दवा भेज सकता है। टैक्सी किराए पर जब चाहे जहाँ चाहे के आधार पर उपलब्ध है। यह सब करने के डिलीवरी की प्रक्रिया में कर्मचारी की ज़रूरत होती है। जहाँ एक और अस्थायी नौकरियाँ खत्म हो रही, वहीं इस समय देश के 75 लाख युवा डिलीवरी बॉय, प्लेटफॉर्म वर्कर्स या ठेके पर काम करने वाले सरीखे आजीविका के नए साधनों से जुड़ गए। इनमें से कुछ आंशिक स्किल जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर या स्मार्टफ़ोन से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। बाकी भांति-भांति के डिलीवरी के क्षेत्र में है। इन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं।
बाकी भांति-भांति के डिलीवरी क्षेत्र में इन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। नीति देखिए, नीति आयोग का अनुमान है कि 7-8 वर्षों में इनकी संख्या करीब 2.3 करोड़ हो जाएगी। इसका मुख्य कारण है सेवा क्षेत्र का विस्तार होना। तमाम कंपनियाँ जैसे फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, ओला, उबर जैसे लोगों को केवल कार्य संपादन की संख्या के आधार पर भुगतान देने की व्यवस्था के तहत रखती है। कार्य संपादन की प्रक्रिया के आधार पर भुगतान देने की व्यवस्था के तहत रखती है। नीति आयोग ऐसे कि कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं जोखिम बीमा सहित अन्य सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट में लाने की योजना शुरू करना चाहती है। आयोग की योजना सराहनीय कदम है। आगे बढ़ के जनसत्ता, आप देखिए, आपको ये जनसत्ता का आपको प्लास्टिक पर पाबंदी की चुनौती, यहाँ पे देखिए प्लास्टिक पर पाबंदी की चुनौती। आज यानी 1 जुलाई 2022 से एक बार उपयोग करने के बाद फेंक दिए जाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध अमल में आ जाएगा। प्लास्टिक ऐसी वस्तुओं, पॉलीथीन की थैली से लेकर पानी की बोतल, प्लास्टिक कप, दोने, प्लेट और स्ट्रॉ जैसी चीज़ें शामिल है। इसके पहले भी 15 अगस्त उनकी बात कही थी, लेकिन तब यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि प्लास्टिक प्रतिबंध लगाने के बाद जितनी आसान प्रतीत होती है, यह उतनी आसान है नहीं। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह का संकल्प और शक्ति दिखाई है, उससे यह साफ हो गया है कि अब कदम पीछे नहीं जाने वाले। प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में एक बड़ी बाधा तो यही है कि देश में प्लास्टिक उद्योग से जुड़े अनेक लोगों के रोजगार होने की बात कही जा रही है। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार इस समय देश में करीब 700 ऐसी बड़ी इकाइयाँ हैं, 700 ऐसी बड़ी इकाइयाँ जो एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक के सामान बना रही है। बड़े व्यवसाय या उद्योगपति तो फिर भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बड़े व्यवसाय या उद्योगपति तो फिर भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन जिन छोटे व्यवसायों का परिवार इन चीज़ों के व्यापार पर ही निर्भर है, उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। यह स्थिति सरकार को भी दुविधा में डालती है, क्योंकि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे उपेक्षित वर्ग के हित चिंतन के प्रति भी प्रतिबद्ध होती है और होनी भी चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि देखिए बाज़ारों में ऐसे कई लोगों को देखा जा सकता है, जो साइकिल पर थैलियों के बंडल रखकर अलग-अलग दुकानदारों तक जाते हैं और उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें देकर अपने परिवार के पोषण का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लाखों लोगों को विचलित कर सकता है। अभी तो स्थिति यह है कि कुछ जानी-मानी कंपनियों ने भी सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, क्योंकि उनके पास अपने उत्पाद की पैकेजिंग आदि के उचित विकल्प भी इसके बिना सहज जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज कपड़े का थैला साथ लेकर चलना बीते ज़माने की बात लगती है। लोग उम्मीद करते हैं कि दुकानदार ही उन्हें थैला कैरी बैग देगा। अब चूँकि प्लास्टिक की थैली अपेक्षाकृत सस्ती होती है, तो दुकानदार थैली में सुधार दे देता है। कागज़ की थैलियाँ आमतौर पर मजबूत नहीं होती और कपड़े के थैले की लागत इतनी होती है कि वह सामान्य ग्राहक को बिधका सकती है। ऐसे में दुकानदार और ग्राहक दोनों ही प्लास्टिक की थैली के मुँह से मुक्त नहीं हो पाते। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि फिर संभावना यह भी है कि 1 मिनट। देखिए, फिर संभावना यह भी है कि प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर जिन साधनों को अपनाया जाए, वे पर्यावरण के प्लास्टिक उपयोग से भी अधिक खतरनाक हो। देखिए, फिर संभावना यह भी है कि प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर जिन साधनों को अपनाया जाए, वे पर्यावरण के लिए प्लास्टिक उपयोग से भी अधिक खतरनाक हो। मान लीजिए कि आम आदमी कागज़ के थैले के उपयोग को अपनी आदत बना लेता है। हम सब जानते हैं कि कागज़ का उपयोग जितना बढ़ेगा, उतना ही पेड़ों का अस्तित्व पर संकट बढ़ता जाएगा। ऐसे में कागज़ के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित करने को भी बहुत अच्छा विकल्प नहीं माना जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि लोगों पर अतिरिक्त दबाव डालकर उन्हें प्लास्टिक का उपयोग छोड़ने पर विवश किया अपना लें, जिनके उत्पादन में अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग होता है और जो पर्यावरण के लिए लगभग उतने ही हानिकारक होंगे। ऐसे में बेहतर तो होगा कि लोगों को प्लास्टिक के नुकसान के प्रति जागरूक किया जाए। और उन्हें
और उन्हें पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन कई बार लोगों को उनके हित की बात समझाने के लिए दबाव का सहारा लेना पड़ता है। सन 1907 में जब न्यूयॉर्क के लियो बैकलैंड नामक वैज्ञानिक ने सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया था और उसे बैकलाइट नाम दिया, तब किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि देखते ही देखते प्लास्टिक दुनिया भर में पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। पॉलीथीन का आविष्कार तो सन 1953 में संयोगवश हुआ। पॉलीथीन का आविष्कार तो सन 1953 में आपको संयोगवश हुआ, लेकिन अपने हल्केपन और तंतुओं की मजबूती कारण यह देखते ही देखते लोकप्रिय हो गया। सन 1965 में स्वीडन की कंपनी ने पॉलीथीन के थैले का पेटेंट तक ले लिया। सन 1965 में स्वीडन की कंपनी ने पॉलीथीन के थैले का पेटेंट तक ले लिया। धीरे धीरे पॉलीथीन जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी हावी होता चला गया और कपड़े के थैलों, कागज की थैलियों को प्लास्टिक थैलियों ने प्रचलन से बाहर ही कर दिया। देखते ही देखते प्लास्टिक उद्योग दुनिया का एक प्रमुख उद्योग हो गया। विकासशील देशों में तो आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका इसके उत्पादन और बेचान से जुड़ी हुई, मतलब बेचने से जुड़ी हुई है। लेकिन प्लास्टिक के उपयोग के अपने खतरे भी हैं। दुनिया ने पहले भी अपनी सुविधा को देखते हुए प्लास्टिक को बहुत मन से अपनाया और इससे पैदा होने वाली चुनौतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह है कि देखते ही देखते जगह जगह प्लास्टिक कचरे के ढेर लगने लगे। मुसीबत यह है कि प्लास्टिक का पूरी तरह निस्तारण होने तक पीढ़ियां गुजर जाती है। प्लास्टिक कचरे को जलाना तो पर्यावरण के और भी नुकसानदायक है, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से बहुत सी जहरीली गैसें निकलती है जो वातावरण को दम घुटू बना देती है। दुनिया तरक्की के तमाम दावों के बावजूद अब तक प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का सटीक उपाय नहीं तलाश सकी है। परिणाम यह है कि दुनिया में प्लास्टिक कचरे के इतने ढेर लगे कि यदि सारा कचरा एक साथ रख दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना विशाल पहाड़ बन सकता है। अब यहाँ देखिए प्लास्टिक कचरे का ढेर लगाने का नतीजा हम देश की सड़कों पर आसानी से देख सकते हैं। आए दिन अखबारों में इस आशय की खबरें छपती है कि गाय के पेट से डॉक्टरों ने बड़ी मात्रा में जमा थैलियाँ निकाली। पेट में पड़े प्लास्टिक के कारण हर साल हजारों पशु संक्रमित होते हैं और दम तोड़ देते हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया अब प्लास्टिक का विशेषकर एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक सामान का उपयोग कम से कम करने के प्रति जागरूक हो रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इस दिशा में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों ने अधिक जागरूकता का प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बांग्लादेश ने सन 2002 में प्लास्टिक हल्की थैलियों का पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। केन्या ने सन 2017 में एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। जिम्बाब्वे ने पॉलीस्टीरीन नामक प्लास्टिक के डिब्बों पर 2017 में प्रतिबंध लगाया और इस नियम को उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड भी आरोपित किया। ब्रिटेन ने प्लास्टिक की थैलियाँ काम में लेने पर कर लगा दिया। अमेरिका ने संघीय स्तर पर भले ही सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कोई नीति नहीं बनाई, लेकिन वहाँ के कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में पहल की है। प्लास्टिक का बढ़ता हुआ उपयोग मानवता के हित में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। प्लास्टिक उपयोग पर नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव तो मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं होता, बशर्ते एक बार दृढ़ निश्चय कर ले। अगर सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों के स्तर पर पर्याप्त सहयोग मिले तो प्लास्टिक से मुक्ति संभव कैसे नहीं होगी। यहाँ से देखिए आर्टिकल पूरी तरह से फिनिश होता है।